इस वक्त हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व निदेशक सुजीत सिंह हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि निपा वायरस कितना खतरनाक है। देखिए, हमने हमारे देश में जो ये निपा वायरस के आउटब्रेक हैं पिछले काफी सालों से, करीब 2001 से अगर हम सही मायने में देखें तो 5 बार हो चुका है। ये पांचवा आउटब्रेक हम इसको कह सकते हैं। और हर बार हमने देखा इसकी मोर्टेलिटी, जो इस बीमारी से मृत्यु की जो दर होती है, मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होता है, जो कि 70 से लेकर 100% तक भी देखा गया है। एक आउटब्रेक में तो नांदेड़ जिले के पांचों के पांचों व्यक्ति, जो कि एक ही फैमिली के थे, उनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। तो इस प्रकार से हम देखें, जैसे पिछली बार भी हमने 2018, 19 और 20 में भी केरला में देखा है, जो निपा वायरस का सबसे पहले 2018 में देखा, जबकि एक बिल्कुल हमको अननोन की तरह से ये वह बीमारी मिली थी। क्योंकि हम पूर्व में ये सोचते थे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से लगी हुई सीमा में ही इसका प्रकोप आ सकता है। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि ये न केवल बांग्लादेश से लगी सीमा, बल्कि काफी क्षेत्र जिनमें की फ्रूट बैट्स की संख्या ज्यादा है, उनमें भी इसका प्रकोप हो सकता है। तो मोर्टेलिटी निश्चित रूप से हाई है, क्योंकि हाईली पैथोजेनिक या हेंड्रा वायरस की तरह से काफी ऑर्गेनिज्म है, जिससे कि मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है। होता कैसे है और लक्षण कैसे है और कितनी दिनों में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जहां तक इसके हम रिजर्वॉयर की बात करें तो जो बैट जो है बहुत प्रकार के होते हैं, चमगादड़ हमारे उसमें। लेकिन चमगादड़ों की एक प्रजाति, जो कि फ्रूट बैट जिसको कहा जाता है, वो प्रजाति इसमें खास रूप से एक अपना रोल अदा करती है, जो कि उसका रिजर्वॉयर होता है एक तरीके से निपा वायरस का। उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये इन्फेक्शन रहता है। और यूजुअली ग्रेजुअली जब सलाइवरी ग्लैंड्स का सलाइवा या उसका किसी प्रकार से किसी और को कंटेमिनेशन हो जाए, जैसे कि आपको कोकोनट के सैप में हो जाए या फिर किसी कटे हुए फल के रूप में हो जाए, तो उसको लेने से जो एक व्यक्ति में बैट से जो ह्यूमन में ट्रांसमिशन है, वो इस प्रकार से हो सकता है। और बैट की हैंडलिंग से भी हो सकता है, और भी प्रकार के बैट हार्वेस्टिंग वगैरह में काफी लोग वो करते हैं, उस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन जहां तक इसकी बात है कि ह्यूमन टू ह्यूमन, एक बार बैट से ह्यूमन में आ गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी रेस्पिरेटरी रूट से होता है, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं। और एक बार इन्फेक्शन होने के बाद बहुत तेजी से बुखार, कोमा और इस प्रकार का जो हमें क्लिनिकल पिक्चर देखने को मिलती है, जो कि काफी एक सीरियस हमको बीमारी की ओर इशारा देती है। तो इसका तुरंत इसकी जांच होना और उसको तुरंत उसका मैनेजमेंट आइसोलेशन में होना, जिससे कि न केवल ये बीमार व्यक्ति का इलाज हो पाए, बल्कि उसका संक्रमण दूसरे व्यक्तियों से भी हम इसको बचा पाए। कितने दिनों में लक्षण दिखना शुरू हो जाता है जब आपके वायरस आपके शरीर में दाखिल होते हैं। देखिए, जो इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, 2 से लेके 14 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। और 2 से लेके मतलब जैसे आज हमारा एक्सपोजर हुआ, तो उसके तीसरे दिन हमको बुखार या हल्के लक्षण चालू हो जाते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम, हेडेक होता है। और उसमें हम धीरे धीरे देखते हैं कि मानसिक रूप से भी हमको अलग सिम्टम आने लगते हैं। तो ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। लेकिन बहुत तेजी से ये शरीर में वायरस फैलता है, और उसका जो प्रभाव भी है बहुत तेज होता है। इसलिए अगर समुचित इलाज और सही व्यवस्था न मिल पाई, तो निश्चित रूप से इसकी मृत्यु दर काफी हाई होती है। भारत को लेकर अगर आंकड़ों की बात करें सर, तो मृत्यु दर पे आपने कहा कि कभी कभी 100% देखा गया, लेकिन जब जब ये 2001 से रिपोर्ट हुआ है, आंकड़े क्या कहते हैं, कितने फीसद मामलों में मॉर्टेलिटी हमने देखी है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें केवल हम इसको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की माध्यम से अगर इसको समझें, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का जिस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, जो क्लोज फैमिली के लोग होते हैं, जो कि उसको पहले अस्पताल ले जाने वाला हम कह सकते हैं। जैसे हमने पहले आउटब्रेक में 2018 के आउटब्रेक में देखा, जो उनके परिवार के लोग गए, तो उसके एक पहले व्यक्ति को तो सस्पेक्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने किया था। उसके बाद जब उसकी जांच कंफर्म हुई, तो फिर हमने उसके घर के दूसरे लोगों को भी देखा। दूसरे दिन उसके दूसरे परिवार के सदस्य की हो गई, तीसरे दिन तीसरे परिवार की सदस्य की हो गई। मतलब जो क्लोज कांटेक्ट के लोग रहते हैं, उनमें ज्यादा संक्रमण होता है। और इसीलिए हमने करीब उस समय 2018 में अगर हम बात करें, तो करीब 3,000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स को सरकार के माध्यम से, केरला सरकार के सहयोग से उनको ट्रैक किया गया था और ट्रेस करके प्रॉपरली उनको आइसोलेट किया गया था, जिससे कि उनका हम पूरा इंक्यूबेशन का पीरियड का समय एक निगरानी के रूप में हम लोग उसको मॉनिटर करें, जिससे कि ये लगे, अगर किसी भी समय हमें लगता है कि उनमें कोई लक्षण दिख रहा है, तो उसका तुरंत प्राथमिकता से उसकी जांच की जाए और जांच के साथ ही उसको इलाज दिया जाए। आपने दो मौकों पे देखा सर, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में रहते हुए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में रहते हुए निपा वायरस को ये समझना चाहते हैं, जब सेंटर की टीम भेजी जाती है, अभी भी केरल भेजी गई है, आखिर सेंटर की टीम का क्या काम होता है और किस तरीके से वहां पर
मैनेजमेंट जो ग्राउंड पे हो रहा होता है उसको देखा जाता है टीम के जरिए? देखिए, सेंटर की टीम का एक अनुभव होता है, क्योंकि वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आउटब्रेक्स को एक डिटेक्ट करने में एक महारत उन्होंने पिछले कई सालों में इस प्रकार की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस के रूप में एक अपने आप को एक दक्षता हासिल की होती है। तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि केरल के लोग इसको नहीं डील कर पाते या नहीं करते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से डील करने का एक तरीका होता है जिसको हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आता है, स्क्रीनिंग होता है, सस्पेक्ट की डायग्नोसिस होती है, एक हम कंटेनमेंट जो वो एरिया बनाते हैं। जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा, हमने नए नए प्रकार की स्ट्रेटजी समय को हमने इसमें लागू किया, और जिसमें से कि हम कुछ हद तक हमें सफलता मिली और काफी हद तक हमने इसको अलग अलग प्रकार से डेवलप भी किया। तो जो ये अनुभव वाली बात होती है वो थोड़ा एनसीडीसी के लोगों में इस प्रकार का ज्यादा होता है, और इस वजह से ही वो स्टेट के साथ सहयोग मिलकर ही काम होता है। किसी भी चीज में हम ये अनुभव वो नहीं कह सकते कि एनसीडीसी की टीम आके उसको एक अलग रूप देती है। अलग रूप तो निश्चित रूप से एक साइंटिफिक तरीके से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, और स्टेट के लोगों के सहयोग से, जिसमें कि हमारे, अब जैसे पिछली बार की आप बात करें तो हमारे साथ केरल की स्वास्थ्य मंत्री, केरल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब राजीव सदानंदन जी, ये सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे उसमें अभियान में लगे थे। और हमने देखा था कि मात्र 14 या 15 दिन के अंदर ही हम लोगों ने सब कर्मचारियों के सहयोग से इस बीमारी को एक नियंत्रित रूप में लेके आ गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान था, जिसमें कि 3000 कॉन्टैक्ट्स को देखना, 27 विस्थापित परिवारों को देखना, उन परिवारों को सदस्य को निगरानी में रखना, किसी का जरा सा भी लक्षण हो तो तुरंत उसको टेस्ट करना। तो इस प्रकार की चीजों को, सब चीज को समग्र रूप से देखने में थोड़ा सा एक इसका हमें एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है। और साइंटिफिक कम्युनिटी में यही होती है कि हमारा नजरिया साइंटिफिक होना चाहिए, हमारे इंटरवेंशन साइंटिफिक होने चाहिए, जिससे कि हम बीमारी को एक तरीके से, जो कि साइंटिफिक मेथड है, उस तरीके से हम उसको अप्रोच कर सकें। एक आखिरी सवाल सर, क्या केरल के बाद देश के दूसरे राज्यों तक भी ये फैल सकता है? देखिए, फैलने की बात तो इसमें कम रहती है। मैं आपको ये बात कहूंगा कि दूसरी जगह की भी संभावना हो सकती है। आज तक जो हमने देखा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, और बांग्लादेश से लगी हुई हमारी जो सीमा है, और हमारा जो जहां पे भी फ्रूट बैट्स का वो होगा, एक आईसीएमआर ने बहुत ही समग्र स्थिति के वो स्टडी की थी, जिसमें कि 12 राज्यों में उन्होंने फ्रूट बैट्स में निपा वायरस के प्रकोप को जांचा था। तो इस प्रकार यह है कि फ्रूट बैट्स का जहां जहां सर्कल होगा, जहां जहां इस प्रकार का एक ह्यूमन एनिमल इंटरफेस की संभावना हो, उन सभी जगह हमको इस बारे में एक चौकन्ना रहने की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए मेरा यह कहना रहता है कि हम इसको अनहोनी की तरह से नहीं मानना चाहिए। जब केरल में हो सकता है, जो कि बिल्कुल एक हमारा सुदूर प्रांत है, जिसकी कि बांग्लादेश से कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन ये बैट्स की जो उड़न क्षमता है, और पिग्स और बैट्स जो है 2 इसके रिजर्वायर माने गए हैं, तो इस प्रकार के उसमें, और चूंकि आजकल हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन माइग्रेशन भी काफी है, तो अगर कोई इन्फेक्टेड स्टेज में, कोई सब क्लिनिकल स्टेज में इस प्रकार का देखा, हालांकि अभी तक का डाटा ये नहीं कहता कि इसमें सब क्लिनिकल स्टेज है या वो है, लेकिन फिर भी हमको इस बारे में एक चौकन्ना रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जहां जहां फ्रूट बैट्स हैं, जहां जहां ह्यूमन एनिमल इंटरफेस है, वहां वहां इस प्रकार की बीमारी की संभावना समय समय पर होती रहेगी। और हमको बहुत शुक्रिया। सॉरी, नहीं, मैं एक बात और कह रहा था, इसमें हमको बचाव का जो मुख्य लक्षण होता है, वो होता है एक हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से। और हम इस प्रकार से जो संक्रमण फैलता है, उसके लिए अगर हम एक कम्युनिटी को जागृत करें कि किस प्रकार से ये होता है और हमको किन चीजों से बचाव रखना है, और अगर किसी आदमी में कोई लक्षण दिखता है जिसका कि इस प्रकार का इंटरेक्शन हुआ है, तो उसको हम तुरंत हेल्थ फैसिलिटी तक ले जाएं। और साथ ही हमको बहुत आवश्यक है कि उसकी समय पर टेस्ट होके समय पर जांच हो पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एनडीटीवी से बात करने। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।